जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को परसेंटेज का पार्ट 2 करवाने वाला हूं। और ये वीडियो मैं स्पेशली वाई ग्रुप, एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए करवा रहा हूं। लेकिन इसको एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, तो बोले मैं उन लोगों को बता देता हूँ। सारे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं इसमें बेसिक से एडवांस लेवल का करवाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं बेसिक क्लास स्टार्ट किया था। इसमें मैं 5-6 पॉइंट आप लोगों को समझाया था इससे पहले वाले वीडियो में, जो आप लोग जाके देख सकते हैं चैनल पे, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और इसका नोट्स आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे से ले सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और साथ में अगर आप लोग लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रहे होंगे, तो कृष्णा सिंह यूट्यूब चैनल के नाम से मेरे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कल जहाँ तक हुआ था उसके आगे का बात करते हैं। ठीक है, तो कल यहाँ तक हम लोग का हो गया था 4 पॉइंट तक हम लोगों का, 6 पॉइंट तक हम लोग का कल हो गया था। ठीक है, अब हम लोग 7 पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अगर किसी, मैं इसका नोट्स पहले ही सेंड कर दिया हूँ ना टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। हम लोग का है, अगर किसी वस्तु के मूल्य में X% की वृद्धि हो तो खर्च में वांछित कमी, ताकि खर्च में व्यय अपवर्तित रहे। देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसके मूल्य में 1% वृद्धि कर दिया गया, तो बोल रहा है कि उसके उस वस्तु के जो खर्च है उसमें कितना प्रतिशत कमी कर दिया जाए, ताकि वो जो व्यय है वो अपरिवर्तित रहे, यानी कि वो व्यय जो है, उसका खर्च जो है वो चेंज ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि इसका फॉर्मूला जो है x/100 प्लस x इंटू 100। ठीक है, ये है। अब यहाँ पे कमी हो रहा है, फिर भी हम लोग नीचे 100 प्लस x कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे अगर हम ज़्यादा अगर नीचे ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये कम होता है, वैल्यू कम होता है। जैसे समझिए, अगर 2/4 अगर हम करेंगे और 2/6 करेंगे, तो 2/6 छोटा है 2/4 से, है ना? क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर जितना, यानी कि हर जितना ज़्यादा होगा, बड़ा होगा जितना ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा उसका नंबर कम होगा, इसीलिए। ठीक है, कमी में भी यहाँ पे प्लस हो रहा है। ये एक ट्रिक है, ट्रिक से ही मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर खर्च में कितनी प्रतिशत की कटौती हो, ताकि चीनी पर होने वाली व्यय अपरिवर्तित हो। ठीक है, तो बस फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, x प्लस 100 प्लस x इंटू 100, वैल्यू रख देंगे। वैल्यू रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, और हम लोगों का कितना आ जाएगा, 50/3 आ जाएगा। ठीक है, परसेंट। बस हम लोग को क्या देखना है कि उसका जो भी मूल्य है उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, उतना ही प्रतिशत उसके व्यय में कमी किया जाएगा, ताकि खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हम लोग का आएगा। जैसे चीनी का यहाँ पे मूल्य का क्वेश्चन देखिए क्या है। मैं एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। तो आप लोग लिख लीजिए, चीनी का ही मूल्य से मैं दे देता हूँ। ठीक है, चीनी के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 50% की वृद्धि होने पर कितनी प्रतिशत की कटौती की जाए, ताकि खर्च में कितनी प्रतिशत की कटौती की जाए, ताकि चीनी का मूल्य वाली व्यय अपरिवर्तित रहे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट का बात कर लेते हैं। अब क्या हो रहा है कि इस बार इसके मूल्य में क्या होगा, चीनी के मूल्य में कमी होगा। किसी वस्तु के मूल्य में क्या होगा, X% की कमी होगा, तो खर्च में कितनी वांछित प्रतिशत वृद्धि की जाए, ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा, x/100 माइनस x इंटू 100, ये इसका ट्रिक है। ठीक है, बस अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खर्च में कितनी प्रतिशत वृद्धि की जाए, ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे। कोई बात नहीं है, फॉर्मूला लगा लेंगे, x/100 माइनस x इंटू 100। ठीक है, x की जगह 20 रख देंगे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। x की जगह 20 रखा, 20/100 माइनस 20 इंटू 100। बाकी सॉल्व किया तो हम लोग का कितना गया, 25%। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, क्योंकि इसका तो नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर ही दिया हूँ, तो इसमें आप लोगों को दिक्कत होगा ही नहीं। चलिए वीवीआई क्वेश्चन है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन है। लास्ट बार जब एग्जाम हुआ था, तो मेरे शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन है कि जब किसी आदमी एक मद में खर्च के बाद शेष आय का कुछ प्रतिशत दूसरे मद में खर्च करता है, इसी तरह आगे खर्च हो तो उसका आय कितना होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला, यहाँ से एक क्वेश्चन से मैं समझाता हूँ इसको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रमेश अपनी आय का 15% सावधि जमा योजना में जमा करता है। रमेश नाम का कोई आदमी है
जो अपनी आय का 15% सावधि जमा योजना, कोई योजना है जिसका नाम है सावधि, उसमें जमा करता है 15%। और उसके बाद क्या करता है कि शेष 30% किराना पर खर्च करता है, और शेष 30% जो है वो किराना यानी घर का सामान लाने में खर्च करता है। यदि उसके पास 2,380 रुपये बचत हो तो उसकी आय कितना होगा, और कितना बचा था वो 2,380। तो बस इसका एक फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है कि आय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, बचत गुने 100/100 माइनस R1 इंटू 100 माइनस R2। यहाँ R1 जो होगा पहला खर्च और R2 जो होगा वो दूसरा खर्च। उसी टाइप से आगे अगर तीसरा खर्च होता तो 100/100 माइनस R3 होता है, ऐसे ही होके आगे होते जाता है। इस टाइप से हम लोग आय निकाल लेंगे। तो कितना बचत कर रहा था, 2,380 रुपये बचत कर रहा था, और पहले सावधि जमा योजना में 15% जमा किया था, और उसके बाद 30% किराना में खर्च किया था। बस R1 और R2 की जगह, R1 की जगह 15 हो गया और R2 की जगह 30 हो गया हम लोग का, ठीक है। और बाकी हम लोग इसको रख के सॉल्व कर दिया और हम लोग का 4,000 रुपया आ गया, यानी कि उसका आय जो है वो उस महीने में कितना कमाता है, 4,000 रुपया कमाता है, ठीक है। वार्षिक होगा तो फिर वर्ष में कमाता होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में X% की कमी होने से कोई आदमी Y रुपया में Z kg अधिक वस्तु खरीदता है तो वस्तु का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए कि किसी वस्तु के मूल्य में क्या हो रहा है कि X% का कमी हो जा रहा है, ठीक है, और उसके पास Y रुपया है, और Y रुपया में क्या करेगा, मूल्य में कमी होगा तो ज़्यादा वस्तु खरीदेगा, तो Z kg अधिक वस्तु खरीदता है। तो हम लोग को ये बताना है कि जो भी वस्तु वो खरीदा उसमें उसका मूल्य कितना घट गया, ठीक है। तो इसका मूल्य घटने का फॉर्मूला होता है X/100 इंटू Y/Z, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन से हम लोग समझ लेते हैं। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 77 रुपीज़ में 3.5 kg अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य क्या होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, सबसे पहले जितना मूल्य कमी है उसको लिख लेंगे, उसके बाद 100 गुने जितने रुपए में वो खरीदता है, वो कितना 77 रुपीज़ में खरीद रहा था, तो 77/3.5। बस ये x हो गया, ये by 100 हो गया, और ये y हो गया, और ये z हो गया, ठीक है। बस अब यहाँ पे मैं ऐसे ही रख के इसको सॉल्व कर दिया हूँ। सॉल्व करने के बाद ये गुना भागा तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा, और सब करने के बाद हम लोग का आंसर आएगा 4.40 रुपीज़, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सबका डाउट क्लियर करूं, और मैं रिप्लाई करने का कोशिश करता हूं हमेशा, ठीक है। अब इसी टाइप से एक अलग क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा कि इस बार क्या होगा कि इस बार क्या होगा कि इसके मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। दो ही चीज़ हो सकता है कि किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो सकता है या वृद्धि हो सकता है। जब वृद्धि होगा मूल्य में तो क्या करेगा, कोई भी वस्तु क्या होगा, कम खरीदेगा, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या हो रहा है कि X% मूल्य में वृद्धि हो रहा है, तो Y रुपये में कितना केजी अधिक चावल खरीद रहा है, Z kg अधिक चावल खरीद रहा है कोई व्यक्ति। तो पूछ रहा है कि मूल्य में कितना प्रतिशत का इस बार वृद्धि हुआ है, ठीक है। पहले कमी हुआ था, इस बार वृद्धि हुआ है। बस वही फॉर्मूला लगेगा, X/100 गुना Y/Z। X जो है वो कमी है, Y उसके पास जितना पैसा है वो है, और जो Z है वो कितना केजी अधिक चावल खरीद रहा है, कितना प्रतिशत कम चावल खरीद रहा है वो है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन से हम लोग समझ लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हम लोग। तो क्या बोला कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि करने पर कोई आदमी 600 रुपीज़ में 6 kg कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। बस वही फॉर्मूला लगा लेंगे, कितना प्रतिशत मूल्य बढ़ा है, 40/100, जितना पैसा उसके पास 600 बाई कितना उसका कम चीनी खरीद रहा है 6 kg। बस डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0, 6 से 6, यानी कि वो कितना चावल खरीद पा रहा है, यहाँ पे देखिए 40 रुपीज़, उसका जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो 40 रुपीज़ है, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, VVI क्वेश्चन है। VVI टॉपिक है, जितना भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ सारा VVI आज मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद एक क्वेश्चन बनाने में भी आपको दिक्कत नहीं होगा, इस कॉन्सेप्ट से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, चाहे आप CGL लेवल तक का भी क्वेश्चन क्यों नहीं देख लीजिए, ठीक है। आप खुद से बुक को सॉल्व करके देख सकते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज होकर आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट करवा दिया हूँ। इसमें मैं CGL और CHSL और CPU वाला बुक का ही यूज करके इसमें मैं नोट्स बनाया हूँ, क्योंकि ठीक है। चलिए
एक क्वेश्चन है, एक नेक्स्ट जो हम लोग का ये कॉन्सेप्ट है, किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक मतलब कि किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक जो है x% हो और कोई परीक्षार्थी, कोई स्टूडेंट जो है वो y अंक प्राप्त करता हो लेकिन z अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि फेल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना होगा। ठीक है, बस अधिकतम अंक हमको निकालना है। तो जितना उसको प्राप्त होता है, यहाँ पे y प्राप्त होता है, y प्लस उसको कितना अंक से फेल हो जाता है, जितना अंक से फेल हो जाता है वो, और जितना ज़रूरत है, ठीक है, x गुना 100। बस ये फॉर्मूला हम लोग का यहाँ लगेगा। अब इसे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि राम को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक की आवश्यकता थी। यदि उसे 140 अंक प्राप्त किए और 7 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितनी है। ठीक है, बस उसको कितना प्राप्त हुआ, 140, कितना से अनुत्तीर्ण हुआ, 7 से, और उसके कितना प्रतिशत का जरूरत है, 35 का। ठीक है, मिनिमम 35% उसका वह है कि पास होने के लिए ज़रूरत है बस। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो 147/35 गुना 100। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 420 आएगा, यानी कि परीक्षा में जो अधिकतम अंक है वो 420 प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार क्या होगा कि देखिए, कोई परीक्षार्थी, कोई भी स्टूडेंट x% अंक प्राप्त करता है और a अंक से फेल हो जाता है। x% अंक प्राप्त किया और a से फेल हो गया, जबकि दूसरा परीक्षार्थी y% अंक प्राप्त करता है और जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 20 b अंक अधिक है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना होगा। तो पहले a को जितना चाहिए था, दोनों का जितना, a कितना से फेल हुआ है, a से, और b कितना से पास हुआ है, सॉरी दूसरा जो है वो कितना से पास हुआ है, b अंक से, तो दोनों का मार्क्स, और अब जितना प्रतिशत उसको अंक प्राप्त हुआ है, जो पास हुआ है उसको वो, और जितना प्रतिशत जो फेल हुआ है उसको माइनस करेंगे गुना 100। फिर से समझिएगा, जो पास हुआ है, ठीक है, उसका और जो फेल हुआ है, दोनों का जितना मार्क्स से पास हुआ है, जितना मार्क्स से फेल हुआ है, वो दोनों को ऐड करेंगे और उनके प्रतिशत को माइनस करेंगे। इसको क्वेश्चन से समझिए, अगर दिक्कत होगा तो फिर आप लोग मेरे को बोलिएगा, मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, कमेंट में मैं स्पेशली रिप्लाई दे दूंगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पे आ जाइएगा, वहाँ पे भी मैं आप लोग को बता दूंगा। मेरा ग्रुप भी वहाँ पे बनाया हुआ है क्वेश्चन पूछने का। चलिए, यहाँ पे एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और वह 10 अंकों से फेल हो गया। एक कोई स्टूडेंट है, वो परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया और वो 10 नंबर से फेल हो गया। एक अन्य विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त किया और उसे पास होने के लिए न्यूनतम अंक से 1 अंक अधिक प्राप्त हुआ। तो परीक्षा में अधिकतम अंक की संख्या कितनी है। तो दोनों का मार्क्स पहले ऐड कर लेते हैं। तो उसको कितना ज़्यादा प्राप्त हुआ था, पहला कितना से फेल हुआ, 10 से 10 नंबर प्लस, और दूसरा को कितना न्यूनतम से 1 अंक ज़्यादा प्राप्त हुआ तो +1। दोनों को जितना मार्क्स से फेल हुआ और जितना ज़्यादा प्राप्त हुआ दोनों को ऐड करेंगे, और अब दोनों के प्रतिशत को माइनस करेंगे। पहले वाला 42% माइनस 20, सेकेंड वाला से फर्स्ट वाला माइनस करता है, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ भी मैं वही चीज़ लिखा हूँ, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हम लोग का 50 मार्क्स आएगा। ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ 50 ही आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इसे मैं बहुत मतलब कि ऐसा कोई भी प्रैक्टिस सेट या कोई भी एग्जाम नहीं देखिएगा जिससे इस पर क्वेश्चन नहीं पूछता हो। बहुत ही अच्छा है वो, बहुत ही मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस बार भी कम से कम 2 से 3 शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पक्का पूछेगा, जहाँ तक मेरा ध्यान है। इसको रट जाइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, बोल रहा है किसी शहर की जनसंख्या x है और इसमें 8% वार्षिक दर से वृद्धि या कमी हो तो t वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, मान लीजिए किसी भी शहर की जनसंख्या कितना है, x है, और उसका जो रेट है बढ़ने का वो कितना है, 8%, और t समय के बाद इसका जनसंख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है x इंटू 1 ± r/100 और सबका पावर t, जो भी टाइम होगा उसका पावर। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे समझिए। प्लस माइनस यहाँ क्यों हम लोग लिखे, यहाँ पे जो प्लस माइनस हम लोग लिखे हैं वो हम लोग क्यों लिखे हैं। ये जो प्लस माइनस मैंने यहाँ लिखा हूँ, एक प्लस और एक माइनस। जो प्लस है, जब जनसंख्या में वृद्धि होगा, ऐसा तो हो सकता है कि कोई भी शहर का जनसंख्या बढ़ सकता है या घट सकता है, वृद्धि होगा तो प्लस का यूज करेंगे और घटेगा तो माइनस का यूज करेंगे। सिंपल क्वेश्चन से एक समझा देता हूँ, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा और बहुत ही भी क्वेश्चन है। बोल रहा है किसी नगर की जनसंख्या 5%।
बोल रहा है किसी नगर की जनसंख्या 5% की दर से वर्ष में बढ़ती है यदि वर्तमान जनसंख्या 1600 है, 16,000 है, सॉरी, हाँ 1 मिनट, 16,000 नहीं है, 1,60,000 है, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। बस उसकी वर्तमान जनसंख्या देखिए, फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है x इंटू 1+r/100 का पावर t, ठीक। x जो है उसका वर्तमान जनसंख्या लिख लिए, ठीक है, इंटू 1+5% की दर से बढ़ रहा था इसलिए प्लस का यूज किया, अगर घटता तो माइनस का यूज करते हैं, बाई 100, और टाइम कितना था 4, तो इसका पावर 4 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1+5/100, तो ये हो जाएगा 105/100, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 21/20 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 है तो इसको 4 बार हम लोगों ने इंटू कर दिया, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग डिवाइड किए, इतना हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो जो भी नहीं समझ में आएगा वो बोल सकते हैं, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से पूरा कोशिश किया हूँ आप लोगों को समझाने का। साथ में मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जरूर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक यू, और फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए, ताकि मुझे वीडियो को बनाने का लिए मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।